हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 11 को सोल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत सारा वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंब को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग के द्वारा किया जाता है जिसकी क्षमता है। कहता है कि कोई एक व्यक्ति है 2 मीटर से अधिक की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को साफ देखता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। अब इसका साफ जो व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को साफ देख सकता है, इसका मतलब उसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति का जो उपचार के लिए लेंस का उपयोग किया जाएगा उसका क्षमता, और उसका क्या दे रखा है। अब चूंकि 2 मीटर से अधिक की वस्तुओं को दूर नहीं देख सकता, इसलिए उसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, f बराबर 2 मीटर। अब चूंकि उसके उपचार के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, तो उसका फोकस दूरी हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। तो अब इसका उस लेंस का पावर p बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। 1/f बराबर 1/-1/2 बराबर -0.5 डायोप्टर। तो उस व्यक्ति को उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा और जिसकी क्षमता होगी -0.5 डायोप्टर। अगला है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में कौन सा प्रकथन सत्य है। अब कोई व्यक्ति है जो क्या हो रहा है, श्यामपट मतलब बोर्ड पे लिखे चीजों को देख सकता है, मगर क्या है वो किताब नहीं देख सकता है। इसका मतलब हुआ कि वो दूर की चीजों को साफ देख सकता है और नजदीक की चीजों को देख नहीं पाता, इसलिए उसका क्या है, वो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। दूर दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। अब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब कहता है कि कोई व्यक्ति दूर दृष्टि से क्या है, पीड़ित होता है। उसमें क्या होता है कि जो उसका नजदीक का बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या देखने के लिए हमारा जो कम से कम उस ऑब्जेक्ट का दूरी हमारे आंख से कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि उस व्यक्ति का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु से क्या हो गया है, दूर हो गया। मतलब उसका जो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से क्या हो गया, बढ़ गया है, इसलिए वो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हो गया है। अगला है कि कोई प्रिज्म ABC आधार BC के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज 11.1 में दर्शाए अनुसार प्रिज्म पर आपतित है। नीचे दिए गए किस प्रकार में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्णकाश के बनकर उपयोग होगा। तो क्या होता है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो श्वेत प्रकाश क्या हो जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब जब इस तरह का जब प्रिज्म का आधार होता है, इस तरह से अगर कोई प्रिज्म होता है उससे श्वेत प्रकाश इस तरह से पड़ती है, तो अपवर्तन के बाद 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। ये 7 अलग अलग रंगों में क्या होती है, टूट जाती है। और जिसका ट्रिक है कि क्या होता है, नीचे से अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, बैजनी हा पिनाला, मगर सबसे नीचे का क्या होता है, बैगनी होता है। बैजनी हा पिनाला, तो 7 रंग में टूट जाता है। तो सबसे नीचे बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला,
फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। प्रिज्म जब इस तरह से होता है, इसका आधार इस तरह से, तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिज्म को किस तरह से रखें कि सबसे ऊपर से क्या हो, तीसरा रंग नीला हो। तो आप देख सकते हैं कि जब आधार नीचे की ओर है तो सबसे नीचे से तीसरा रंग नीला है, मगर जब वहीं आधार ऊपर की ओर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से तीसरा रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि प्रिज्म को इस तरह से रखें, इस तरह से रखेंगे तो ऊपर से सबसे नीचे तीसरा रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, मतलब आकाश के रंग का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि। जो दोपहर के समय जो सूर्य का जो किरण है, प्रकाश है, वो क्या प्रतीत होता है, श्वेत प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण होता है कि दोपहर के समय जो सूर्य होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है, और सीधा होने के कारण जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है वो बहुत ही क्या करती है, कम दूरी तय करके आती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश उसका क्या होता है, न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। उसका प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण दोपहर के समय सूर्य क्या होता है, श्वेत दिखाई देता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि दोपहर के समय श्वेत के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। कहता है इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं शामिल होती है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए सबसे पहले जो प्रकाश होता है उसको वर्षा के बूंदों के द्वारा सबसे पहले प्रकाश का क्या किया जाता है, अपवर्तन हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, प्रकाश का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में प्रकाश के रंगों का क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष बनने में 3 घटनाएं शामिल होती है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अपवर्तन शामिल होता है, प्रकाश का विक्षेपण शामिल होता है तथा क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल होता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारे जब क्या होते हैं कि तारे का जब रोशनी धरती के ऊपर पहुंचता है तो क्या होता है कि उसके प्रकाश को वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा, वायुमंडल के अलग अलग परतों द्वारा क्या हो जाता है, अपवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि वो अपने मुख्य जगह से क्या होते हैं, अलग दिखाई देते हैं। कभी मतलब मुख्य जगह से अलग दिखाई देते हैं तो क्या होता है, जिसके कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब सही हो जाएगा कि वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। अब क्या होता है कि स्वच्छ आकाश क्या होता है कि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो 7 रंगों में टूटता है, तो वायुमंडल में मौजूद कणों के द्वारा क्या होता है कि जो बैगनी और जो नीला होते हैं उनका क्या होता है, वायुमंडल में मौजूद कणों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। और चूंकि हमारा आंख नीले रंगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए हम लोग को सारा का सारा आकाश क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल द्वारा सभी वर्णों की तुलना में बैगनी तथा नीला प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन, आंसर नंबर सी। अगला है कि वायु में श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों के प्रकाश में फैलने के संबंध में निम्नलिखित से कौन सही है। ठीक है। तो कहता है कि वायु में जब श्वेत प्रकाश अलग अलग वर्णों में टूटकर फैलता है तो उसके कथन में कौन सा सही है। तो क्या हो जाएगा, पहला है कि लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करते हैं। तो ये गलत, सारे जो प्रकाश हैं वो समान गति से गमन करते हैं। सबका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, मगर सारे जो प्रकाश हैं वो समान गति से करते हैं। तो हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से चलते हैं, तो ये सही हो जाएगा। सारे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग होता है, सारे वर्ण का तरंग दैर्घ्य अलग होता है, मगर सारे क्या चलते हैं, समान गति से चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहता है ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत में लाल वर्ण होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जाता है क्योंकि। तो क्या होता है कि जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं उसमें खतरे के निशान के लिए किसको लगाया जाता है, लाल को लगाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि धुएं द्वारा जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, प्रकीर्णन बहुत ही
कम होता है और जिसके कारण जो लाल रंग होते हैं वो दूर से भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि लाल रंगों का धुएं एवं कोहरे द्वारा प्रकीर्णन बिल्कुल न्यूनतम होता है। तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होने में किसका, तो आपने देखा होगा कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, लाल जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सूर्यास्त तथा सूर्य के समय सूर्य जो होता है बिल्कुल क्षितिज के नजदीक होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को क्या करना पड़ता है, बहुत ही लंबा दूरी तय करना पड़ता है। और जो क्या होता है कि जब लंबा दूरी तय करने के कारण श्वेत के जो दूसरे वर्ण होते हैं उसके वायुमंडल में उपस्थित कणों का क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है और वो हमारी आंखों तक क्या हो पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। और चूंकि लाल का विक्षेपण क्या होता है, सबसे कम होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश क्या होते हैं, हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और जिसके कारण सूर्य जो होता है वो क्या, रक्तताप दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो सूर्य होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्तताप दिखाई देता है। कहता है गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है, तो क्या होता है कि जो समुद्र में जो जल होता है जिसका अपना कोई रंग नहीं होता, जल का अपना क्या होता है, कोई रंग नहीं होता, और क्या होता है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाशों में से जो नीला प्रकाश होता है उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। और नीला प्रकाश के प्रवर्तन के कारण जो समुद्र का पानी का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जल के द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब कहता है कि प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कहाँ होता है, जब प्रकाश जो है हमारे आंख में कहाँ, कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है, कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है, उसके बाद परितारिका में जाती है और परितारिका से गुजरने के बाद लेंस पे जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि चूंकि कॉर्निया का जो बाहरी सतह है वो किसके जैसा, उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, जिसके कारण प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कहाँ हो जाता है, कॉर्निया में ही हो जाता है। चूंकि कॉर्निया का जो बाहरी सतह है वो उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करता है, इसलिए अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया में ही हो जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया पर होती है। कहता है नेत्र की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब, कहता है कि नेत्र जो होता है वो क्या होता है, जब उसका लेंस जो क्या होता है ज्यादा पतला हो जाता है, तो जब लेंस होता है जो ज्यादा पतला हो जाता है तब क्या हो जाता है कि उसका क्या हो जाता है, लेंस की फोकस दूरी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, लेंथ क्या होती है, शिथिल होती है तथा लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है। कहता है निम्नलिखित प्रकथन जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा सही है। तो पहला कहता है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है, तो ये गलत है। इसमें सबसे अच्छा कि जो क्या होता है, जो दोष होता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर निकट की वस्तु को देख सकता है, निकट वस्तु को देख सकता है और दूर को नहीं देख सकता, दूर की नहीं देख सकता, तो इसका मतलब वो क्या है, निकट दृष्टि दोष है। वो क्या है, निकट दृष्टि दोष है। इस सीधा मतलब कि अगर जिसको जहां की वस्तु जितनी स्पष्ट दिखाई देती है उस व्यक्ति में वही दोष होता है। अगर किसी को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दूर की नहीं, तो उस व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष है। और किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है और निकट की नहीं, तो उस वस्तु के आंख में क्या है, दूर दृष्टि दोष है। तो दृढ़ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है, तो ये भी गलत है। दृढ़ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं का स्पष्ट देखता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति तो पास के वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दोस्तों ये थे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 11वां चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।